निफ्टी सेटल होने में वक्त लगाएगा, लेकिन स्टार्ट हुआ था 275, अब 350 पॉइंट ऊपर बता रहा है। निकुंज, बड़े दिनों से ऐसा स्क्रीन नहीं देखा था। मैं मुहावरा सोच रहा था, अगर आप बुलिश होता बोलेंगे ऊपर वाला देता छप्पर फाड़ के देता। ये वैसा वाला दिन है कि आप अगर माहौल देखें तो माहौल ऐसा है। अब इस माहौल में दो आप चीज़ें कर सकते हैं। इस माहौल के अंदर आपको समझना है कि यह क्या एक यूफोरिया है या फिर एक चेंज ऑफ ट्रैक का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि यूफोरिया है और नहीं भी है, मगर लार्ज कैप में यूफोरिया नहीं है, स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर यूफोरिया है। सबसे पहले हम इलेक्शन वर्डिक्ट समझते हैं, फिर हम रणनीति पे बात करेंगे। इलेक्शन वर्डिक्ट क्या है जी? इलेक्शन वर्डिक्ट एक प्रकार का एंडोर्समेंट है कि सरकार, एक जनता ने एक इंडोर्समेंट दिया है करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और बीजेपी की सोच को, बीजेपी जिस तरह से सरकार चला रही है उस प्रकार का इंडोर्समेंट है। ये इंडोर्समेंट अगर है तो हालांकि क्रिकेट के अंदर सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर चेंज हो सकता है, मगर राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति के अंदर लोग बोलेंगे भी 2024 का सेमीफाइनल जीत गए हैं तो 2024 का पॉलिटिकल रिस्क अब कम हो गया जी। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मार्केट के लिए है वह है कि जो रिस्क प्रीमियम पॉलिटिकल रिस्क था, वो पॉलिटिकल रिस्क अब धीरे धीरे कम होने लगा है। दूसरा, अगर आप पिछले 20 साल की बात करें तो पिछले 20 सालों से मार्केट 6 महीना इलेक्शन से पहले हमेशा रैली करता है। 2004 में हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019-18 में हुआ, 2019 में हुआ, मार्केट रैली करता है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि रैली होनी चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री हम अंग्रेजी में कहते हैं हमेशा रिपीट करती है, राइम करती है, रिपीट ना करे। तीसरा, क्या मार्केट में इस समय बबल है या ट्रबल है? तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में लार्ज कैप में बबल और ट्रबल है। अब क्या होगा जो मुझे लगता है, हमने बात करी थी दिवाली पे हैप्पी दिवाली रैली, जो कि दिसंबर तक मेरी क्रिसमस रैली होगी। तो दिवाली के बाद मार्केट में ग्लोबल रैली हुई, डॉलर इंडेक्स नीचे आया, क्रूड नीचे आया, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पीछे हो गई, इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज वापस आए, सोना बिटकॉइन सब में अचानक उछाल देखने को। दिसंबर में मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स विल कट आउट। वो जो रैली आएगी वो लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगी और इंडिया आउट परफॉर्म करेगा। इस समय मेरे हिसाब से समय आ गया है कि आप थोड़ा गियर चेंज करें। 15-20% अगर आप मुनाफा वसूली करके लार्ज कैप में आते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। समय आ गया है कि आप इधर की बजाय इधर देखें, मगर पीछे ना मुड़े, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, कुछ सेगमेंट्स को छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि बबल और ट्रबल है। ओके, तो निकुंज, जो आप बात कर रहे हैं ना कि लार्ज कैप में थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? लार्ज कैप में क्या फाइनेंशियल ले लें? कुछ स्टॉक्स हैं जो चले भी नहीं है बहुत समय से, हम बात कर रहे थे HDFC बैंक, कोटक बैंक, क्योंकि FIs भी वापस आ सकते हैं, तो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? सेक्टर्स कौन से? देखिए, FIs वापस नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, कोई अल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। नहीं, मतलब अब आपका चॉइस प्राइस पर है, रिस्क पर नहीं है। देखिए, पहले आप रिस्क और प्राइस दोनों को ले रहे थे, अब आप प्राइस को एक प्रकार से बेंचमार्क बनाएंगे कि अब मुझे किस प्राइस पे कंफर्ट लगता है। क्या मैं ट्रेलिंग पर आऊँ, क्या मैं फॉरवर्ड पर आऊँ, क्या मैं 2 टाइम प्राइस पे बुक आऊँ, 1.5 टाइम प्राइस पर, क्या 2 महंगा है, क्या 2.5 सस्ता है। ये सब एक जजमेंट कॉल्स होते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट वाली बात होती है। मगर क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क अब कम होने लगा है तो वास्तव अगर हम देखें एक रियलिस्टिक पिक्चर, उसमें उनको वापस आना ही पड़ेगा। आपने बात करी कॉम्बिनेशन की, तो अंडरवेट इस समय क्या है? अंडरवेट FI पोजिशनिंग है। इस समय ओवरवेट क्या है? ओवरवेट में रिटेल और SME में पोजिशनिंग है। तो मुझे लगता है कि वहां से पैसा निकलेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर तो देखिए, जो थीम्स मुझे लगता है जो इन द रन अप टू द इलेक्शंस चलेंगे, FI डोमिनेटेड लार्ज कैप स्टॉक्स, डिफेंस और PSU रेलवेज के अंदर मुझे लगता है जो रैली है वो जारी रहेगी, बिकॉज अब लगता है कि ये इलेक्शन 2024 एक बाइनरी इवेंट नहीं रहेगा, तो आपके पास है तो उनको ना बेचें। तीसरा, मुझे लगता है कि OMCs के अंदर री रेटिंग और हो सकती है, और मैं बता देता हूँ मुझे क्यों लगती है। बिकॉज OMCs के अंदर 2 तरह के टैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं एकदम बिखरे हुए हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस स्टेट, बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी स्टेट्स, एक प्रकार का अलाइनमेंट नहीं होता है। हर स्टेट एक डिफरेंट तरह की टैक्स पॉलिसी फॉलो करता है। तो मुझे लगता है दैट अब बीजेपी स्टेट्स और बड़े स्टेट्स इनके पास अगर हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और स्पेशली ऑयल प्राइसिंग को लेकर ही हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करी जाए, बिकॉज अब मेजॉरिटी बड़े स्टेट्स आपके पास है, छोटे स्टेट्स मैटर नहीं करते हैं, बट बड़े स्टेट्स मैटर करते हैं, जिनके अंदर आप एक चेंज करेंगे तो बाकी स्टेट्स को करना पड़ेगा। तो ये सस्ता है क्षेत्र, विंटर डिमांड में क्रूड नीचे है, जाहिर है कि इस बार सरकार ने कोई भी फ्री भी नहीं करी थी ऑयल मार्केटिंग के अंदर इन द रन अप टू द इलेक्शन। तेल उन्होंने कम नहीं करा, इन्फ्लेशन हाई थी, फिर भी जाकर के इलेक्शंस वो जीते। तो ये सब दिखा रहा है कि सरकार की रणनीति क्या रहेगी। तो इस रणनीति के अंदर कौन सा क्षेत्र है जहां पर अंडर परफॉर्मेंस है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गवर्नमेंट डोमिनेटेड
गवर्नमेंट डोमिनेटेड सेक्टर्स। दूसरा थी मुझे जो लगता है, हम बात भी कर रहे थे, जीडीपी के आंकड़े देखिए। जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं उनके अंदर सबसे बड़ा अपटिक जो आया वह सरकार स्पेंडिंग से आया है, सरकार की स्पेंडिंग से आया है। और जहाँ पर एक समस्या है वह समस्या रूरल इकोनॉमी में। अगर रूरल इकोनॉमी में समस्या है और इन्फ्लेशन से उस इकोनॉमी को हिट हुआ है, उस एंड को, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। सो रूरल इकोनॉमी विच विल मेक अ कम बैक बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट थीम कुड बी अ सेकंड थीम। एंड थर्ड, मुझे लगता है कि कुछ हल्के फुल्के 3-4-5 हफ्तों के लिए अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में नजर रखिए। तो 3 ग्रुप्स हैं। मुझे लगता है कि लार्ज कैप एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स, डिफेंस एंड रेलवेज के अंदर पार्टी चालू रहेगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड रूरल डोमिनेटेड स्टॉक्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, 15 सितंबर को निफ्टी ने नया है बनाया, उसके बाद 1 दिसंबर को बनाया। विच इज द बेस्ट गेनिंग स्टॉक ऑन द निफ्टी? हीरो होंडा, हीरो मोटर कॉप, सॉरी हीरो मोटर कॉप। होंडा तो चले गए, होंडा तो कब चले गए? होंडा चले गए। देखिए डेटा निकालिए, डायरेक्टर साहब फायर करिए। 7 years के हाई पे था आपने। नहीं, सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस की बात मैंने करी है। और पूरे ग्रुप में अगर आप देखें तो विच आर द 2 ग्रुप्स विच हैव डन वेरी वेल, रियल एस्टेट एंड ऑटोस। आयशर में देखिए, बजाज में देखिए, हीरो मोटर कॉप में देखिए, तो इन पूरे क्षेत्र के अंदर एक इनकम मैटर करती है, एक फील गुड फैक्टर मैटर करता है, गवर्नमेंट की फील गुड मैटर करती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गाड़ी नहीं ले सकते, अगर आप कोई ईएमआई तो देनी पड़ेगी आपको। तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के अंदर भी थोड़ा आएगा। दूसरा अजय, मुझे लगता है कि अगर रूरल इकोनॉमी वापस आ रही है तो अनसिक्योर्ड लोन जो है उसकी भी डिमांड में चेंज आएगा, उस पर भी नजर रखिए। तो थीम जो मुझे लगता है, जो मार्केट बात नहीं कर रहा है मगर मैं लिख करके दे सकता हूँ, बजट के बाद और बात करेगा, वह रूरल फोकस डिनोमिनेटेड स्टॉक्स। ओके बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने इनफैक्ट निकुंज हाईलाइट किए। तो रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स होने चाहिए नज़र में, ओएमसीज पर नज़र होनी चाहिए और लार्ज कैप पर इस वक्त फोकस होना चाहिए, एफआईज डोमिनेटेड स्टॉक्स होने चाहिए। निकुंज जो हाईलाइट यहाँ कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। वक्त को भी डिस्कस करते हैं जो न्यूज़ बेस्ड एक्शन जिनमें हो सकता है। कैंप्स में एक बड़े ब्लॉक डील की संभावना है और कैंप्स वो स्टॉक है ये जो जितने भी सीडीएसएल कैंप्स, इनमें एक बड़ी मूव आ चुकी है। डील जो है वो थोड़े से डिस्काउंट पर, लगभग 8% की बात हो रही है और तो डिस्काउंट पर है, 9% डिस्काउंट पर ये डील आ सकते हैं। तो ये एक आज सप्लाई अगर आएगी तो इसमें क्या रिटेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए? संतोष, एक बार कैंप्स का स्टॉक चार्ट देखकर आप बताएंगे। बड़ी मूव ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ। यस प्रियंका, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। हो सकता है इस न्यूज की वजह से स्टॉक थोड़ा सा पीछे आता है तो 2700 के आसपास जो इसका पहले रेजिस्टेंस था और अभी वहां पर 20 डे मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो 2700 से 2690 रुपए के आसपास मिलता है। मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए क्योंकि वहां से एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। स्टॉक में पोटेंशियल है कि इसमें 3500 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये आज का जो डिप आता है वो एक अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। कुछ पीएसयू स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है। प्रशांत, इंजीनियर्स इंडिया पीएसयू स्टॉक्स में ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर चुका है, बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं शुरू हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ संकेत दिख रहे हैं अर्ली बाइंग के। आप इंजीनियर्स इंडिया इस भाव से लेंगे? जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे आया है, जो रेजिस्टेंस है 155 155 का। बट अगर हम शुक्रवार के वॉल्यूम्स देखें तो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 145 145, करीबन 6 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। बट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करे तो आपको यहाँ से कम 14 पॉइंट्स 165 तक के लेवल कंफर्टेबली दिख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है और सिर्फ वॉल्यूम को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं।